सभी को प्रणाम। डे 67 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का टाइटल है भावी पीढ़ी का निर्माण यूं कीजिए। कैसे करना है, इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। भावी पीढ़ी का निर्माण करिए का अर्थ है कि बच्चों को अच्छा बनाइए, क्योंकि बच्चे ही कुछ समय में सयाने होकर आपकी जगह समाज और राष्ट्र का सारा भार अपने ऊपर लेंगे ही क्या, वह तो स्वभावतः उन पर आ ही जाएगा। किंतु एक सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना से स्वभावतः आने वाला भार भी जब दायित्वपूर्ण ढंग से संभाला जाता है तो उसका वहन सरलता और सुंदरता से किया जा सकता है, और आने वाला भार जब अनजाने ही ऊपर आ पड़ता है तो उसको संभालने की ठीक तैयारी न होने से वह एक दुर्वह बोझ ही बन जाता है, जिसे वहन तो करना ही पड़ता है, किंतु उसमें वह वांछित सुख सुंदरता नहीं रहती जो होनी चाहिए। यहाँ कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि भावी पीढ़ी का निर्माण कीजिए, यानी हम अपने बच्चे को इस ढंग से बनाए, उसको इस तरह, बच्चे चूंकि अनगर होते हैं तो हम उनको इस तरह से गढ़े कि आने वाले समय में जब वो बड़े हों, सयाने हों, बच्चे हैं तो बड़े होंगे तो उनको काम संभालने होंगे ही, क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, चाहे समाज की जिम्मेदारी हो, चाहे राष्ट्र की जिम्मेदारी हो। आखिर ये हमारा राष्ट्र है, हमारा ये विश्व है, कोई ना कोई तो इसको चला ही रहा है। सांसारिक तौर पर अगर देखा जाए दुनियादारी तरीके से, तो इसको किसी न किसी, अब जैसे किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो पूरे दायित्व का वहन करते हैं। तो क्या होते हैं, उसके पहले वो दायित्व निर्वहन करने के लायक वो खुद अपने आप को समझते हैं, वो चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, तब उनको ये भार दिया जाता है। तो वहाँ पर ये दायित्व निभाना आसान होता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को अनगर जो है उनको सुघड़ नहीं बनाएंगे, और आने वाले समय में जो बड़े होंगे और उनके कंधे पर जब दायित्व आएंगे तो अगर वो संभालने के लायक नहीं होंगे, अगर उनके पर ये बोझ आ जाएगी, भार आ जाएंगे उनके कंधे पे, तो उस बोझ को तो वहन कर लेंगे, लेकिन किसी तरह एन किन प्रकरण उस दायित्व को निभाएंगे तो उसमें क्या होगा, उस कार्य को बोझ समझेंगे और सुघड़ तरीके से नहीं कर पाएंगे, और सुख शांति भी नहीं रहेगी, काम को बोझ समझा जाएगा। अगर हम काम को संभालने के लिए खुद से अंदर से इनर से एक जागृति आती है कि नहीं, मुझे आज ने कल ये काम मुझे संभालने हैं और ये मेरे ऊपर, मेरे कंधे पर दायित्व है, तो उस तरह के अगर हम अपने बच्चों में बीजारोपण कर देते हैं कि आज हम संभाल रहे हैं, कल तुम बड़े होगे तो तुम्हें संभालने होंगे, दायित्व निभाने उनको अगर हम व्यवहारिक बनाते हैं तो ही भावी पीढ़ी का निर्माण होता चला जाता है। चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो या उसका खुद का काम हो, हम अपने बच्चे को जितना हो सके इंडिपेंडेंट बनाएं। तो इस तरह से भावी पीढ़ी का नव निर्माण की बात यहाँ की जा रही है। आज हम अपने को ही देख लें, हम में से कितने ऐसे हैं जो समाज में बरतते हुए भी अपना दृष्टिकोण सामाजिक रखते हैं। हम जब भी कोई विचार करते हैं केवल अपने को आगे रखकर सोचते हैं, जो कुछ करते हैं अपने लिए और जो कुछ चाहते हैं अपने लिए ही। इस निजत्व की प्रधानता के कारण ही आज हम में से सामाजिकता का नितांत अभाव हो गया है। हर आदमी को अपने चारों ओर स्वार्थ की कुंडली मारकर सर्प की भांति स्थित हो गया, और इसी संकीर्णता के कारण पारस्परिकता का सारा भाव उठता चला जा रहा है। स्वाभाविक भी हम लोग देख भी रहे हैं कलयुग में कि कैसे, देखो, सुविधाओं और संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझने के कारण अपने स्वार्थपूर्ण जीवन, व्यक्ति एकदम सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी को हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारा भी कर्तव्य बनता है। बस हम अपनी अधिकार की बात किए जा रहे हैं, और एक कहा जाता है ना, एकड़ जीवन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि एकड़ जीवन जीने से क्या फायदा, सब लोग जी लेते हैं, लेकिन एकड़ जीवन जीने हम यहाँ नहीं आए हैं। भगवान हमें यदि मनुष्य के रूप में भेजे हैं तो हम उनके सुंदर जो ये वसुधा है, उसको वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ये जो युक्ति है, यहीं से चरितार्थ होती है कि हम उनकी वसुधा को कुटुंब की तरह समझे और अपना देखें कि कहाँ हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपना निजी जीवन भी देखें, लेकिन समाज को भी देखें, समाज को भी सुंदर बनाने में अपने दायित्व को निभाएं। हम समाज को सुंदर बनाएंगे, अपने परिवार को सुंदर बनाएंगे, अपने आप को सुंदर बनाएंगे, तो हमारा राष्ट्र भी खूबसूरत बनता चला जाएगा। लेकिन हम अपनी संकीर्ण सोच से ऊपर तो उठे। आज लोग संसाधनों को अपना हासिल कर ले रहे हैं, अमीर बन जा रहे हैं, पैसे को कमा ले रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रिश्ते खोते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संवेदना की कमी हो गई है। संवेदना की कमी क्यों हो गई है? क्योंकि स्वार्थ की कुंडली जो है, वो चारों तरफ स्वार्थ की जो सर्प है वो कुंडली मारकर हमारे आपके सबके साथ बैठे हुए हैं। हम अपने आप निजी सुख से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं।
अंदर के जो दिए जो अभी दीपावली बीत गए और अभी हम अंदर के जो दिए जो है वो जला ही नहीं पा रहे हैं और दीपोत्सव मना रहे हैं। दीप उत्सव कहाँ से मनाए जाते हैं? अंतराल से मनाए जाते हैं। तो जब तक हम अंदर से जागृति नहीं लाएंगे तो हम कैसे अपने आप को प्रकाशित कर पाएंगे? तो हम स्वयं की आत्मा को प्रकाशित कर अपनी आत्मनिर्माण करेंगे। तो अपनी जब हम आत्मनिर्माण करेंगे तो स्वाभाविक है कि आत्मनिर्माण करेंगे तो आत्मविस्तार होता चला जाएगा, और आत्मविस्तार होगा तो विकास अपने आप होते चला जाएगा, अपना भी होगा, लोगों का भी होगा। जिस समाज में पारस्परिकता का अभाव हो जाता है वो ऊपर से एक जैसा दिखता हुआ भी अंदर से विशृंखल होता है, और विशृंखल समाज अपने अथवा अपने राष्ट्र की रक्षा में असमर्थ के कारण सदा सशंकित रहा करता है। उसका प्रत्येक सदस्य अपने को हर प्रकार से असुरक्षित एवं असहाय अनुभव किया करता है। समाज को सुरक्षित बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को अपने तुरंत बाद आने वाली पीढ़ी को एक सुनिश्चित सामाजिक चेतना के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, अर्थात अपने बच्चों का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि वे अपने को अपने समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझे। वे जो कुछ सोचे सामाजिक दृष्टिकोण से और जो कुछ करे समाज को ध्यान में रखते हुए ही करे। समाज में बुराइयों का जन्म ही तब होता है जब उसके सदस्यों में सामाजिक भावना का अभाव हो जाता है। हर व्यक्ति निरंकुश रूप से मनमाने ढंग से बर्ताव करने लगता है। उसको अपने बर्ताव से दूसरे को होने वाले कष्टों को ध्यान ही नहीं रहता, जिससे कदम कदम पर संघर्ष होने लगता है और जीवन सुखमय बनने के स्थान पर दुखमय बन जाता है। कहा भी जाता है कि यदि आपके सामने वाला व्यक्ति यदि सुखी नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं। आप सुखी तभी रह सकते हैं जब आप सामने वालों को भी सुखी करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। आप अपने मनमाने ढंग से कोई भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो वो आपकी क्षणिक सुख होगी। तो हम सबका ख्याल रखते हुए भी अपना ख्याल रखें, और अगर इस तरह के करते हैं तो कहीं ना कहीं ये परस्पर सद्भावना की कमी है, जो हमारा भारत, कम से कम सनातन भारत का ये रूल है ही नहीं, सनातन भारत की ये संस्कृति है ही नहीं। आज भारतीय समाज दिन दिन दुखमय बनता चला जा रहा है। उन्नति और प्रगति की प्रचुर साधन होने पर भी इसकी उन्नति और प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध से दिखाई देते हैं। दिन दिन में इसमें बुराइयों की वृद्धि होने से संसार में इसकी साख घटती जा रही है। एक दिन संसार में सर्वोपरि कहा जाने वाला भारतीय समाज आज निम्नतर हो गया है। इसका क्या कारण है? इसके सारे आदर्श, सारी संस्कृति और सारे साधन मौजूद हैं, फिर भी वह दिन दिन गिरता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण इसकी सामाजिक भावना का हास्यमय हो जाना है। स्वाभाविक है, देखिए हम सब देख ही रहे हैं कि हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति का एक तरह से उसका अनुकरण कर रहे हैं, फिर भी देखो बुराइयां ज्यों के त्यों बनी हुई, बल्कि और हमारी स्थिति निम्नतर बनती चली जा रही है। खास करके संवेदना के आधार पर, आदर्शों के आधार पर अपनी संस्कृति को ही हम खोते चले जा रहे हैं। सारे साधन मौजूद होने के बावजूद भी सुख सुविधा हमारे अंदर नहीं है। लोग धर्म का अनुगमन करते हैं और संस्कृति एवं सभ्यता की बात करते हैं, किंतु अलग अलग केवल अपने तक सीमित होकर बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजनीतिक प्रकांड विद्वान और महान से महान व्यक्तित्व होने पर भी हमारा भारतीय समाज समग्र रूप से फिर भी कुछ नहीं दिखता। संसार में इसकी गणना पिछड़े हुए समाजों में की जाती है। अस्तु अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए आगामी पीढ़ी का नया निर्माण करना बहुत आवश्यक है। समाज में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयत्न हो रहे हैं, किंतु उनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि जो पीढ़ी आज समाज को चला रही है वह केवल अपने सुधार में लगी हुई है, जबकि आवश्यक यह है कि अपना सुधार करने के साथ साथ बच्चों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बात सही भी है, हम बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन भी सुनते हैं, बड़ी बड़ी संस्कृति का दुहाई भी देते हैं, बड़े बड़े व्यक्तित्व होने का एक मतलब ढकोसला भी ओढ़ते हैं, उसको एक सांचा भी ढालने का प्रयास करते हैं, प्रवचन देते रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो सब कुछ ऊपर से दिखता है और अंदर सब कुछ खोखला नजर आता है, क्योंकि हम अपनी बस सुधार में, अपनी प्यार, अपनी निजी में सुख संसार सब उसी को में लगे हुए, उसे ही सुधारने में लगे हुए हैं। सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं रख रहे हैं। तो भी इससे कहाँ समाज की सुधार हो सकती? समाज कोई एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, समाज हमारे कई लोगों के मिलने से बनता है। तो हम इसमें सबसे अच्छा अगर हम अपने ही बच्चों पर ध्यान देते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के मतलब राष्ट्र के आधार है, आने वाली पीढ़ी के आधार स्तंभ हैं, तो हम अपनी भावी पीढ़ी का निर्माण करने में ही अपने दायित्व निभाएं, अपने सुख सुविधा को नहीं सिर्फ देखें।
अपने दायित्व को हम निभाते चले जाएंगे तो अपने आप भावी पीढ़ी का निर्माण होता चला जाएगा। प्रौढ़ों की अपेक्षा बच्चों का निर्माण अधिक सरल होता है। उसका मानसिक धरातल इतना कोमल और निर्विकार होता है कि उसमें बोए हुए बीज आसानी से फल फूल सकते हैं। इसलिए सामाजिक कल्याण के लिए बच्चों का एक निश्चित रूप से निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चों के निर्माण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके लिए कोई निर्माण करने वाली संस्थाएं खोली जाए या उन्हें समय समय पर एक जगह इकट्ठा करके किसी सामान की तरह उसका निर्माण किया जाए। बच्चों के निर्माण की जो संस्थाएं हैं उनका लाभ तो उठाया ही जाना चाहिए, किंतु उन पर सर्वथा निर्भर नहीं रहना चाहिए। बच्चों का सबसे अस्थायी और प्रभावपूर्ण निर्माण घर पर अभिभावकों के द्वारा ही हो सकता है। कहा भी जाता है कि बच्चे के सबसे अगर पहले प्रथम पाठशाला होती है तो उसका घर होता है। प्रथम अगर अध्यापक होते हैं तो उसके माता पिता होते हैं। प्रथम अभिभावक कौन होते हैं? उसके माता पिता होते हैं। तो हम जैसे बनेंगे हमारे बच्चे उसी तरह से अनुकरण करते चले जाएंगे। हमें उसे विशेष बताने की ज़रूरत नहीं होगी, विशेष प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा ही फॉलो करेंगे। तो हम अपनी भावी पीढ़ी का निर्माण यूँ भी कर सकते हैं, अपनी सुधार करके भी कर सकते हैं, अपने बच्चे के सामने आदर्श पेश करके भी कर सकते हैं। तो हमारा बच्चा का निर्माण की अगर देखा जाए तो शुरुआत अगर भावी पीढ़ी की हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है? हमारे आपके घर से हो रही है, हमारे आपके हृदय से हो रही है। तो आइए इस दायित्व को हम संभालें, इसको हम समझें। ये हमारा सबसे परम भारतीय कर्तव्य है कि हम अपनी भावी पीढ़ी का निर्माण यूँ करते चले जाएं। तो आज का स्वाध्याय यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ। आगे क्या इसमें बताया जा रहा है। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।